मनी शुरू करते हैं, ठीक है ना। सभी लोग देखेंगे ध्यान से मनी के बारे में। मनी अर्थात मुद्रा, मुद्रा का क्या अर्थ है, यही ना लिखा हुआ है, मनी अर्थात मुद्रा। मुद्रा का क्या अर्थ है, तो लाइन पढ़ेंगे सबसे पहले स्थिर होकर, शांत मन से पढ़िएगा, ज़्यादा सीखिएगा, माइंड को डिस्टर्ब करिएगा कम सीखिएगा, फोकस करिएगा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और 50 बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बस थ्योरी को, उसके बाद जो भूलिएगा वो पढ़िएगा। देखिए समझना है आपको ध्यान से। शुरू करते हैं। कोई भी वस्तु जो सामान्यतः सभी लोग विनिमय माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से स्वीकार करते हैं, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। मतलब देखो विनिमय माध्यम क्या होता है, एक्सचेंज प्रणाली क्या कहलाती है। जैसे हम आपसे एक वस्तु लिए, उसके बदले में आपको हम दूसरी वस्तु दे दिए, डैट इज कॉल्ड, जो वस्तु एक्सेप्ट हो जाती है वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रा। मुद्रा हर वो वस्तु को कहा जा सकता है जिसे देखकर हम कोई दूसरी वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले के समय में वस्तु से वस्तु का होता था, अभी के समय में वस्तु से रुपए का होता है, जो कि एक चिन्ह है। रुपए भी क्या है, एक चिन्ह है। अगर तुम हो सकता है दो का सिक्का, एक का सिक्का तौलो तराजू पे, और एक 5 का सिक्का तौलो, हो सकता है 5 का सिक्का का वजन कम हो जाए, दो का सिक्का एक के सिक्के को तौले पर उसका वजन ज़्यादा आ जाए, तो क्या वो 5 रुपये ज़्यादा हो गया, नहीं। उसका एक चिन्ह है, वो एक पहचान है, उसका वजन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक समय होता था कि वजन से लेना देना होता था। पुराने समय जब करेंसी नहीं चलती थी ना, तो लोग वस्तु खरीदते थे तो वजन से वो मापते थे कि हाँ 1 किलो ये दे दो, दाल दे दो, तो बदले में हम तुमको 1 किलो चावल दे देंगे। अब देखो एक्चुअली में चावल और दाल का रेट तो सेम है नहीं, तो 1 किलो दाल के बदले 5 किलो चावल मिलना चाहिए, क्योंकि दाल की कीमत ज़्यादा होती है अभी के समय से। बट उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, न महंगाई थी, लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे। उसमें क्या कर देते हैं, एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को लेते थे, और इस तरीक़े से जो भी वस्तु ली जाती थी ना, समझो कि वही प्रोसेस में जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। यहाँ भी किताबी भाषा भी पढ़ लीजिए एक बार, वो भी जरूरी है। कोई भी वस्तु जो सामान्यतः सभी लोग विनियमन के माध्यम से के स्वीकार करें, सभी लोग स्वीकार करें, मतलब हम कोई चीज़ इसको दे दिए, ये ले ली, ये सभी दुकानदार लेगा। जैसे हम 100 का नोट दे, गांधी जी वाला, सब लोग ले लेगा, लेकिन हम कोई गणेश भगवान बना हुआ देंगे तो लेगा सभी दुकानदार, नहीं लेगा। हाँ कुछ लोग लेगा कि गणेश भगवान का फोटो है, श्रद्धा का चीज़ है, सब ऐसा समझ के रख ले, लेकिन वो नहीं लेगा। कुछ देशों में राम जी का फोटो चलता है, जैसे मलेशिया में चले जाओ तो वहाँ राम जी का फोटो मिलेगा नोट पे, ठीक है। तो वो नोट यहाँ पे अभी नहीं चल सकते, लेकिन अभी चल जाएगा। अभी फिलहाल आदमी मार्केट में नहीं चलेगा, वो जेब में जाके गला में लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए, वो चलेगा नहीं मार्केट में। अब वही ठेले वालों को देंगे या किसी व्यक्ति को देंगे, वो लेगा नहीं लेगा, बैंक लेगा उसको, लेगा नहीं लेगा, डायरेक्ट नहीं लेगा, लेकिन हाँ कहेगा एक्सचेंज करा लीजिए, क्योंकि विदेश की मुद्रा है ना। कोई भी भगवान की मुद्रा या कोई भी श्रीलंका की मुद्रा में उठा के ले आए, हम यहाँ पर आके दुकानदार को दे दो, लेगा नकली है, क्या बोलेगा सीधे नकली है। उसको पता है लिखा हुआ है श्रीलंका का नोट है, लेकिन वही क्या बोलेगा नकली है, चलेगा नहीं, उसको सिर्फ गांधी समझ में आता है। यही हम कोई बड़ा दुकानदार को दे तो कहेगा ये विदेशी नोट है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वही बैंक में जाके दे तो बैंक वाला ले लेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जमा करेगा, आपको एक्सचेंज करवा देगा। क्या करेगा, एक्सचेंज। जैसे यहाँ का वहाँ का 100 रुपये लेके आओगे, यहाँ 150 बन जाएगा, वैसे ही एक्सचेंज करा देगा। क्या करा देगा। अब उस दिन हम पढ़ा रहे थे कुवैती दिनार, पता कितना हो गया है, 237 रुपया 40 पैसा आई थिंक, कुवैती दिनार। अब तुम सोचो वहाँ का 1 रुपया लाओगे ना, तो यहाँ का 237 रुपया हो जाएगा, तो 67 था, अब 267 37 जो भी है, तुम सोचो कि वहाँ से तुम 1000 रुपये भेज दिए काम करके, तो वहाँ काम करने जाओगे ना, जैसे यहाँ पर तुमको काम मिलता है तो कितना रुपया मिलता है, एक तरह से देखा जाए तो राउंड फिगर में 10,000 एक एवरेज, तो वहाँ पे कितना मिलेगा तुमको, 1200 1500 ऐसा कुछ मिलेगा। तो वहाँ खर्चा भी है उसी हिसाब से, वहाँ का पैसा तुम वहाँ खुद दुख करके वहाँ रहोगे, और वहाँ का पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करोगे ना 1000 रुपया, तो 1000 रुपया में यानी उसको 237 या 257 जो उसको कन्वर्ट कर दो, वो इतना पैसा होगा वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि आपको वहाँ कष्ट करके रहना, पैसा बचाना और यहाँ भेजना है, तो आप तुम्हारे पास घर पे 20 से 30 हज़ार रुपये घर में आएगा हर महीने, ये एक सिस्टम है। तो वहाँ पे वो भी मजदूरी का काम में मिनिमम बता रहा है, और बढ़िया काम करोगे, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर कुछ मैकेनिक हो, तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा।
तो वैसे वैसे वैसा होता है, सिस्टम होता है वहाँ का। तो सभी देश का मुद्रा अलग अलग हो, इतना सोचो, इतना पावरफुल उसका पैसा भी हो चुका है। तो मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, पूछिएगा आपसे। देखो ये सुनोगे तो ये किसी भी एग्जाम में काम आएगा तुमको, पहली बात दिमाग में रखो, किसी भी एग्जाम में लिखने का वाला पेपर होता है ना, उसमें काम आएगा, क्योंकि ये बेस हो जाएगा। इसके बेस के बाद तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, थोड़ा इतना मोटा पढ़ो, इकोनॉमिक्स कम ही है। बीपीएससी के लिए पढ़ो, यूपीएससी के लिए इतना मोटा, कम से कम इतना मोटा तो पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में इतना मोटा इकोनॉमिक्स है ना, देखिए होगे कोई जो अकाउंट लिए होगे, इतना मोटा इकोनॉमिक्स का बुक है 11th 12th में। अब तुम सोचो उतना तुमको पढ़ना है, तो नहीं पढ़ोगे डिटेल तो लिखोगे कैसे कभी आगे चल के फ्यूचर में। तो अभी से वो चीज़ को सोच के चलो कि जी के पढ़ना है, अभी बेस लेना है, फिर अगली बार मोटा पढ़ना है। पहले इतना तो याद रखो मेमोरी में, तो पहले जॉब ले लो छोटा सा, उसके बाद जाना ज्ञानी। ठीक है, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा की बात करें तो मुद्रा तो मुद्रा के कितने काम हैं? 2 काम हैं। कितने काम है जी? मुद्रा के 2 काम है। प्राइमरी कार्य, आराम समझिए, सुनिए, जब हम पूछे तब बोलिए। प्राइमरी कार्य क्या क्या है? तो पहला कार्य आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वो काम करती है, यानी उसके माध्यम से हम वस्तु और सेवाओं को एक्सचेंज कराते हैं। क्या कराते हैं? जैसे आप हमसे सेवा ले रहे हो, हम सेवा का कर ले रहे हैं। बाजार में जाते हो सब्जी लेते हो, सब्जी का वो पैसा लेता है। तो कुल मिला के वस्तु या सेवा किसी भी चीज़ को आप ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ एक्सचेंज करा रहे हो ना, तो आप हर जगह पे एक प्राथमिक कार्य करते हो। दूसरा, मूल्य का मापन, क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आएगा, याद रखना है। पहला क्या आएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करेंगे मनी का। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू में, यानी किसी चीज़ का वैल्यूएशन कराना है तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। मान के चलो कि हम बोले कि ये मेरे को ये बोर्ड बेचना है कबाड़ी में, और ये मेरे को लोहे का रॉड बेचना है कबाड़ी में, तो वो 1 किलो, ये भी 1 किलो, दोनों बराबर का रेट का हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो मुद्रा में मापा जाएगा, कहेगा ये 36 रुपये किलो, तो ये 40 रुपये किलो, तो इसमें 4 रुपये का एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल रहा है। अब दोनों 1 किलो ही है, लेकिन क्या है कि दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा, तो वो तुम्हारे जैसे बेईमान बैठेगा तब अलग बात हो जाए। 1 किलो है मतलब 1 किलो घर से तौल के ले गया था, होता है। कबाड़ी वाला भी बेईमानी करता है, चुम्बक सटा देता है, तराजू उसका चुम्बक सटाना अलग बात है। एक वाला जो जिस पे तौलना है ना वो भारीदार रखता है, और जिस पे बटकारा रखना है वो हल्का रखता है, वो एडजस्ट कर लेता है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, हर तरह का। मीटर वाला मशीन है उसमें भी सेटिंग कर देता है, उसमें भी सेटिंग हो जाता है। वो उस पर दिखेगा 1 किलो, रहेगा 0 तुमको लगेगा माइनस में करके, नहीं वो रहेगा 0 पूरा दम मीटर। जैसे वजन रखोगे वो तौला है 950 ग्राम, लिखाएगा 1 किलो। ऐसा सिस्टम बना लेता है। और दूसरा काम क्या है मनी का? स्टोर वैल्यू। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्थगित मूल्य का मानक, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो मनी का 2 ही काम है। प्राइमरी काम में क्या है? मनी का प्राइमरी काम में आता है एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज मीडियम के रूप में काम करता है। दूसरा आता है मेजर वैल्यू में, किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना है। जैसे तुम्हारे पास ज़मीन और मेरे पास सोना है, दोनों का वैल्यूएशन करना है, तो उसको हम किस में वैल्यूएशन करेंगे? रुपए में ही वैल्यूएशन करेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे 1 किलो सोना बराबर 1 कट्ठा ज़मीन, ऐसे नहीं बोलेंगे। बोलेंगे 1 किलो सोने की कीमत मान लो 54 लाख रुपया है, तो एक कट्ठा ज़मीन का कीमत अब डिपेंड करता है, मान लो कि 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है, हर तरह का है। सोना शहर का रहा है चाहे गाँव का रहा है, ओरिजिनल सोना है तो रेट एक मिलेगा, लेकिन ज़मीन गाँव का है, शहर का है, तो उसका ज़मीन का रेट एक मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए उसको मनी में वैल्यूएशन करते हैं। किस में करते हैं? आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन मेजर वैल्यू में क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ के वैल्यूएशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं मनी का। आपके पास 1 किलो सोना है, गांव में भी जाके बेचोगे, शहर में बेचोगे, कीमत उसका वही होगा अगर ओरिजिनल खरा सोना है तो। लेकिन आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन कहीं भी हो सकता है, और हर जगह ज़मीन की कीमत क्या होता है? अलग अलग होता है। अब बोलेगा कि सर आपको हम 1 किलो सोना देते हैं, आप अपने 1 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए। अब मांग लिया तो पहले तो बोल दिया, अब हमसे मांग लिया कहाँ वाला? तो बोरिंग रोड वाला ज़मीन 1 कट्ठा। बताओ तो 1 कट्ठा ज़मीन बोरिंग रोड वाला, करोड़ों का ज़मीन है, कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। तुमको देंगे कहाँ? हिलसा गाँव वाला, है ना, हिलसा गाँव वाला ज़मीन दे देंगे, मस्त है ना, जिसमें पानी जम जाता है बरसात में। और क्या देंगे? नहीं है था, वो हिलसा गया 2 दिन पहले माइंड में आ गया, है ना बुआ, गलत है ना, तो वही बोल रहा है। तो हिलसा गांव वाला ज़मीन हम देंगे, तो तुम गए नहीं तो सपना में चल जाना। हाँ
चलिए सुनिए ध्यान से। तो दूसरी काम क्या है इसकी, पहला काम तो दिमाग में बैठ गया, पहला क्या काम है इसका, प्राइमरी में एक्सचेंज रूप में, यानी वस्तु का विनिमय प्रणाली में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा किस में करते हैं, मनी का वैल्यूएशन में या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम में क्या करते हैं इसका, स्टोर वैल्यू। जैसे देखिए अगर आपके पास 200 बीघा ज़मीन है, आप उसको छुपा के रखना चाह सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन नोट और पैसा ये सब तो रख सकते हैं, पैसे के रूप में उसका पैसा कन्वर्ट करके उस ज़मीन को आप पैसे में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं ना, स्टोर वैल्यूएशन में। दूसरा स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट में। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है या किसी चीज़ का पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप 1 करोड़ का ऐसे नोट ले जाकर लो ट्रांसफ़र, ऐसे ट्रांसफ़र के बाद कैश के रूप में ट्रांसफ़र करोगे, डिजिटल ट्रांसफ़र करोगे, यही ना होता है। जैसे ये हम बढ़िया है, बढ़िया नहीं बढ़िया है, तो हम इनको 1 लाख का माल दे दिए, पूरा आटा चावल दाल जो भी है, फंक्शन वगैरह है घर में, ठीक है, इनके पड़ोसी का शादी है, ये लेने आए थे, ठीक है, ये हमसे 1 लाख का ले लिए, हम बोरा भर के दे दिए, तो ये हमको क्या देंगे, इन्विटेशन कार्ड लीजिए, यही है ट्रांसफ़र वैल्यू, कि कैश देंगे हमको, कैश देंगे। तो कैश वही होता है, समझ में आया, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हमने इनको 1 लाख का वस्तु दिया तो उन्होंने 1 लाख का हमें नोट दिया या पैसा दिया या वैल्यू दिया, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो ड्राफ्ट में हो, चाहे वो चेक में हो, सब तो समझ चुके हो, ठीक है। अब है बार्टर सिस्टम। क्या है बार्टर सिस्टम। पुराने समय में जब कैश नहीं चल रहे थे और गांधी जी उदास होकर कहीं कोने में बैठे हुए थे, जब उनको पकड़ के लाया गया नोट पर, तब तो वो हंस रहे हैं और अभी तक हंस रहे हैं और लोगों पे हंस रहे हैं कि क्या मेरे पीछे भाग रहे हो, हमेशा हंसते रहेंगे, तुम्हारे पास थोड़ी आज आए हैं कल चले जाएंगे और तुम रोते रहोगे, और हम हंसते रहेंगे। गांधी जी इसलिए हमेशा कहते हैं हंसते रहो, पैसा आ गया ना, जब तक हंसते रहो फिर तो उदासी रहोगे। तो जब गांधी जी नहीं थे, क्या कहने का मतलब मजाक में बोल रहा है, सब बात दिल पे नहीं लेना, गांधी जी को बुरा लग जाएगा, आत्मा अभी साइड से गई गांधी जी की। हाँ उदास देखो अभी भी हंस रहा है, लाठ बोले ये लाठी से मारेंगे जी, तुमको मारेंगे, ध्यान से नहीं समझोगे तो। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली थी जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीद सकता था और उसके बदले में मुझसे पैसे नहीं देने पड़ते थे। क्या देने पड़ते थे, दूसरी वस्तु। जैसे देखो एक मंडी लगती है संडे को गांव वगैरह में, क्या बोलते हो उसे, पेठिया, कोठिया में लगती है क्या, ओ पेठिया, अच्छा वैशाली जिला में लगता है। अब वहाँ पर ये गई, ये वहाँ पे मान के चलो आलू बेचती हैं, वो जो है वहाँ पे टमाटर बेचता है, ठीक है, और ये मसाला बेचता है, ठीक है। अब ये आलू उसको दे दी, वो टमाटर उसको दे दिया, और ये लाल मसाला उसको दे दिया, लाल मिर्च है ना, उसी हिसाब से बना है, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी। तो कुल मिला के इनके घर पे भी सब्ज़ी बनी, इनके घर भी सब्ज़ी बनी, और उसके घर भी बने, ना उसके पास टमाटर था ना आलू था, फिर भी बना ना, इसने इनको मिर्च दिया, इसने उसको मिर्च दिया। तो इस सिस्टम में यही होता था, लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, आज हमको मान के चलो पनीर खाने का मन है, क्या है, तो हम कंधा पे रख लिए, पता क्या, गेहूँ, ठीक है। अब देखो कोई तो सब्जी खा के जिंदा नहीं रहने वाला, ज़्यादा दिन तक कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि सारा प्रोटीन चाहिए। आज सब्जी से पेट नहीं भरता है, रोटी और चावल चाहिए ही, हार्ड अनाज है ना, हाँ मेन तो वही है। नहीं होगा तो देखो सब्जी जो खाते हो वो टेस्ट का चीज़ है, लेकिन आपका और प्रोटीन का चीज़ है, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा। अब कितना सब्जी खाओगे, कहोगे सर हम 5 किलो सब्जी पनीर का अकेले खाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं खा सकते हो, आप खा ही नहीं पाओगे, तीखा होता है, मसाला होता है, जो भी है। अब सुनिए ध्यान से, वार्तालाप नहीं। तो उस पार्टी में जाओगे, क्या बोल रहे थे, भूल गए, पनीर खाना है, हाँ पनीर खाना है, तो पनीर इसको खाने का मन है बिट्टू को, तो ये भट्टी पर निकला 5 किलो रख करके यहाँ पे क्या गेहूँ की कीमत कितना होगा, 20 रुपये किलो नॉर्मल, 20-25-100, उतना में डुप्लीकेट पनीर ले लेगा, 250 ग्राम आधा किलो, चलो सूधा का लेगा, ये सूधा का लेगा, ठीक है, सूधा का लेगा, दुकान में जाएगा कहेगा लो चावल 2 पनीर। यही सिस्टम था पहले के समय में, ठीक है, यही सिस्टम था। तो वो बोरा में भर के लाया क्या, चावल, अब थोड़ा सा गेहूं वाला को दिया, वो गेहूं दे दिया, थोड़ा सा सब्जी वाला को दिया, वो सब्जी दे दिया, क्योंकि सभी व्यक्ति को सभी चीज़ की ज़रूरत है। तुमको सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई चीज़ है तुमको इसको ज़रूरत है, तुमको नहीं है। कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे धरती में जितना भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसका लगभग सभी चीज़ को चाहिए, सभी को।
अब खाने पीने की चीज़ में कोई चीज़ इसको चाहिए वो तुमको नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? जैसे कि मछली नहीं खाता, खाते हैं मछली जैसे वो तो अपनी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अलग बात है। जैसे मसाले की बात करें, सब्जी की बात करें, टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, कार की बात करें, इसको कार चाहिए, तुमको कार नहीं चाहिए ज़िंदगी में? एक बार अपना नहीं चाहिए इसको, नहीं झूठ बोल रहा है। पैसा आएगा तुरंत कार लेगा। बुलेट चाहिए छोट, इसको बुलेट चाहिए, तुमको बुलेट नहीं चाहिए? कुछ भी चाहिए ना, ये बुलेट बेचता है और तुम कार बेचते हो, तो तुम लोग है ना। तो वही सिस्टम होती थी पहले, क्या थी? हाँ, जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि निकले थे घर से गेहूँ लेके और उधर से लेके चले आए फिर से गेहूँ में, ऐसा थोड़ी है। उधर से हम उधर से चावल लेके आएंगे, उधर से हम दाल लेके आएंगे कन्वर्ट करके। जैसे हम 20 किलो ले गए हैं, 20 दुकान में जाएंगे, 1 किलो देंगे। अब 1 किलो के बदले कहीं से दाल उठाएंगे, कहीं से मसाला उठाएंगे, कहीं से सब्जी उठाएंगे, ठीक है। वो पैसे के रूप में काम करता था, क्योंकि उस समय नोट नहीं था। गांधी जी बोले ना, जन्म नहीं लिए थे, मुद्रा नहीं चलती थी। फिर बाद में एक समय आया तो उसको मुद्रा चलाया गया। पहले तो समय में पढ़े हुए कुसान के टाइम में सोने का सिक्का चल रहा था, तुम सोचो उतना वैल्यू था। अभी सोने का सिक्का चला के देखे, गायब हो जाएगा मार्केट से, ब्लैक हो जाएगा, है ना। अच्छा है, फिर आरबीआई बंद हो जाएगा। देखिए अब देखो इसमें क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जरूरतों और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अब दोहरा सहयोग क्या होता है वो चीज़ को समझिएगा। पहले बताइए, वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आया कि हाँ, वस्तु को दे करके वस्तु लेना, यानी यह व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय करते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तु से उसकी वस्तु द्वारा एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंज करता है, उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है आगे चल के, ध्यान देना। इसमें M1 M2 करके आता है सवाल एग्जाम में इससे, और जो एग्जाम में एकदम 100% छूट जाता है, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। ध्यान दें, हमको हर लेसन का आइडिया है कहाँ से कौन सा सवाल आता है। ओके, वह व्यवस्था जहाँ पर दो व्यक्तियों का मिलन होता है और वो एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। देखिए मार्केट में नहीं, जैसे दो व्यक्ति है, ठीक है। अब जैसे देखो हाँ, किसी कोई गाय पाले हुए, कोई भैंस पाले हुए है। अब गाय वाला कहेगा हमको भैंस का दूध चाहिए, क्यों? उसे दही जमता है तो बढ़िया जमता है। और गाय वाला कहेगा नहीं, गाय वाला भैंस कमाएगा, भैंस वाला जो गाय कमाएगा। कहेगा कि हमको गाय का चाहिए, क्यों चाहिए? तो कोई और कारण हो, उसमें उस कहेगा कि उसमें हड्डी को मजबूत करने के लिए ज़्यादा पावर होता है, और मेरे घर में एक बच्चा है उसको ज़रूरत है। ठीक कहेगा हम डेली दही खाएंगे, वो कहेगा वो मेरा बच्चा जो है दूध से दूध पिएगा और उसका हड्डी वगैरह मजबूत होगा, ठीक है। और गाय के दूध से मोटापा बढ़ती है, एक एग्जाम्पल है, कभी देखे तो नहीं है। गाय के भैंस के दूध से कभी तुम देखे नहीं, झूठ बोल रहा है, मान ही नहीं सकते। चलिए बात नहीं, वार्तालाप चुप। अब कह रहा है कि वह व्यवस्था जहाँ दो व्यक्तियों का आपस में क्या होता है, मिलन होता है, बस दो ही व्यक्ति का। अभी क्या वस्तु विनिमय में क्या था कि मार्केट में घूम के किसी से भी कुछ भी बेच दे रहे हैं, लेकिन अभी दो व्यक्ति का हो रहा है। जैसे देखो अभी मान के चलो एक एजेंट होता है, ठीक है, और एक कंपनी होता है। एजेंट बोलता है हम आपको LIC कराने के लिए कस्टमर रोड पर से पकड़ के ला कर देंगे, लीजिए आप बदले में हमको कमीशन दीजिए, बस यही चीज़ होगा उन दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में है ना कि वो सबको पकड़ के देगा ले जाके, जिसके संग उसका सेटिंग है वहीं पर देगा जा करके, जहाँ कमीशन सेट है वहीं पर लाके देगा। यही सिस्टम होता है। देखो डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास मिल्क, पनीर, दूध, दही, ठंडा का दुकान है, अब बगल में इसका नाश्ता का दुकान है। अब बोलेगा ये कि नाश्ता तो मेरा बिकता नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, ये बिकता है तो प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने ठंडा की दुकान में पानी रखेंगे बिस्लेरी का। क्या रखेंगे? बिस्लेरी का। जान मुझको तीखा बनाएगा कि पानी पीना तो है नहीं, 100 कस्टमर घुस रहा है तो सब तो इसके दुकान गंदा पानी रखेगा अपने दुकान में, जानू उसके नल के पास। तो इसकी दुकान से नाश्ता करेगा सुबह सुबह, और फिर उसको लगेगा तीखा, क्योंकि मिर्च दम जान को तीखा तीखा मिर्च लगेगा, कि खा के देखो एक बार, मतलब तुम मजबूर हो जाओगे सिर्फ कचौड़ी खाने के लिए, इसके आगे सब्जी और मिर्च वगैरह नहीं खाओगे। तो क्या लगेगा? तुमको प्यास लगेगा, तीखा लगेगा। तुम क्या करोगे?
पानी मांगूंगा। देखो कि नल गंदा रहता है इसके यहाँ, साफ ही नहीं करता है जानबूझ के। हाँ, इसके भाई का दुकान है ना बगल में, पानी नॉर्मल पी लेगा, उसको क्या फ़ायदा, बिस्लरी लेगा, इसको फ़ायदा उसको भी फ़ायदा। हाँ, तो तुम्हारा भाई जो है ना सेटिंग कर लिए तुमसे कि भिजवाओ, तो तुम तीखा बनाने लगे। टेस्ट इतना अच्छा है कि लोग तीखा खाने के लिए भी आते हैं, ऐसा पता नहीं चाहिए। और तीखा खाने के बाद पानी जरूर पीते हैं। बहुत जगह होटल में ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम खा लोगे ना वहाँ पानी पीने का मन नहीं करेगा, उसके सामने वाले दुकान से तुम जाके ठंडा पानी या नॉर्मल पानी लेके खरीद कर पियोगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। कितना सब लेके भी आप चलता है। हाँ, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लेके नहीं चलता है, ठीक है। तो उस जगह पे व्यवस्था नहीं है, दोहरा सहयोग एक दूसरे का हो रहा है। वो जो है एक दूसरे से पैसे को कन्वर्ट करवा रहा है। क्या करा रहा है, हमने आपके दुकान से नाश्ता किया, हमको प्यास लगा, तीखा लगा, हम पानी नहीं पिएंगे। अब पानी तो पीना ही है, नहीं तीखा तीखा जाइए घर तक। तो कितना लोग खरीद लेता है। आपको एक बच्चा ही है, वो खा लिया गलती से मिर्ची वाला सब्जी या तीखा या कुछ भी, या समोसा में डाल देता है मिर्च कूट के। कभी कभार कोई समोसा में ही डाल देता है, वो भी एकदम छोटा वाला मिर्च होता है ना, इसको लौंगिया मिर्चाई करते हैं, डाल देता है जानबूझ से कुछ कच के। इससे क्या होता है कि समोसा भी कभी कभार तीखा लग रहा है। अब छोटका बच्चा खा लिया, वो तो पिएगा ही पानी। अब पानी दिला दिया गया, ठीक है। अब पानी उसके भाई का भी बिक रहा है और इसका भी बिक रहा है। तो या इस सिस्टम में क्या होता है, दोहरी आवश्यकताओं का या दोहरा सहयोग, ऐसा बहुत बार तुम्हारे साथ देखने को मिलेगा। अब स्टेशन पे मान के चलो, तुम देखे होगे स्टेशन पे खास करके ट्रैवलिंग जहाँ होता है, टिकट लिया है ट्रैवल करेगा ही। 90% लोग जो है खाना लेके नहीं चलते हैं। 10% नहीं है जो बढ़िया से खाना लेके वह लंबा दूरी में चलते हैं। और कितना खाना लेके चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो आप खाना भी उसी से लोगे, आप पानी भी उसी से लोगे, रेलवे से ही होगा। तो रेलवे क्या किया, दोनों में एक दूसरे का सहयोग कर दिया। पहले के समय रेलवे चलता होगा जब कोयला का इंजन होगा, तो क्या इतना सारा IRCTC का ढाबा वाबा स्टेशन में खुला हुआ होगा, नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़े, समस्या बढ़ा, डिमांड बढ़ा, तो उसने क्या किया कि लोगों को हेल्प करना चालू कर दिया। किस तरीके से, इस तरीके से कि आप आइए, बस टिकट कटाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, खाना पीना रहना सब देख लेंगे। अब तो रहना भी देख लेता है रेलवे, आपको रहना है, रूम नहीं मिला, आइए, क्योंकि सब वहाँ एक दूसरे को आवश्यकता पूरा कराने लगा। अब रेलवे और IRCTC से मिल के रेलवे कहता है हम पैसेंजर देंगे, IRCTC कहता है हम उसको खाना देंगे, रहना देंगे, पानी देंगे, हो गया, एक दूसरे को पूरा किया ना। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, एक दूसरे की चाहत को पूरा करना। क्या करना, एक दूसरे की चाहत को पूरा करना। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बना था, इसका नाश्ता का दुकान है, इसके भाई का ठंडा पानी का दुकान, ठीक है। जो भी ऐसा इस तरीके का कहा हो, गर्मी के दिन में स्पेशली। आइए, अब सवाल है मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर सिस्टम। अब देखिए, अगर हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली की, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है। क्या आती है, एक बहुत बड़ी समस्या आती है। क्या समस्या आती है, ध्यान दीजिएगा। इच्छाओं का दोहरा सहयोग, धन को आगे ले जाना कठिन, खाते का मानक इकाई का अभाव, ये 3 चीज़ इसमें आता है। यानी देखो, अब प्रॉब्लम वाटर सिस्टम में क्या होता है कि हम अगर आपसे सेटिंग कर लिए कि आपको कमीशन देंगे, आप ही से बात करेंगे, तो आप ही को देंगे ना पूरा सामान ला करके। उस चक्कर में आप हो जाओगे कि इसको ही देना है, वो कहेगा कि हमको ही देगा। तो रेट जो होता है ना, रेट वो ठीक से नहीं हो पाएगा सेटिंग। अब दूसरे दुकानदार के पास जाएंगे तो तुमको बुरा लगेगा, तो तुम वहाँ पर जाके रेट कम करवाओगे। तो रेट जो होता है वो बोल दिया वही देना है। दोस्ती में कहता ना, दोस्ती में नो बिजनेस। क्यों, कि अगला दोस्त बोल दिया कितना लेंगे तो देना पड़ेगा, उसको कम नहीं करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं ना हो पाता है। इसीलिए दोस्ती में नो बिजनेस। दोस्ती जहाँ होती है वो बिजनेस नहीं होगी। लाइन सुने हो कभी, तब कोई दोस्त है, अब उसको तुम कहे, वो तुम्हारी दुकान पर आता है, कपड़ा का दुकान है, और तुमको 1200 रुपये तुम बोलते हो दे देता है। क्यों, कम नहीं करवा पाता है दोस्त होने के कारण ज़्यादा, ठीक है। तुम वही बढ़ा के लेते हो, और इस चक्कर में वही कपड़ा कहीं पर उसको 1000 रुपये मिल जाएगा, एक बार खाली बोल देगा कम करिए ना, उस शर्म के मारे नहीं बोल पा रहा। मान लो ऐसा दोस्त है, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं बोलेगा। तो इसमें क्या होता है, कभी कभार नुकसान हो जाता है। क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद धन को आगे ले जाना कठिन होता है। क्या होता है, धन को आगे ले जाना कठिन हो जाता है। खाते की मानक इकाई का अभाव होता है। अब ये पनीर बेच रहा है और वो मशरूम बेच रहा है, दोनों ही अच्छा ही चीज़ है, खाने में टेस्टी लगता है, दोनों बराबर लगता है, बराबर है, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग है। पनीर का एक पैकेट लोगों 40, 50, 30, 35 जो मिलता है उसमें 3 या 4 पीस होता है, और इसका मशरूम का, और पनीर का लोगो उतना में तो अलग अलग टाइप का, तो सबका कीमत अलग अलग है।
तो इसमें एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? देखो बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में हर वस्तु का, अब देखो ये कॉपी है और एक और कॉपी है, लाओ देखो समझो अभी, अरे इतना धीरे पकड़ती है ना गिर जाएगा। ये एक कॉपी है, अब हम बाजार में गए हैं, दोनों कॉपी के बदले ये ले लिए और ये दे दिए, किसको लॉस हुआ? आपको। मेरे को लॉस नहीं होगा, ये कॉपी ज़्यादा महंगा उससे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा वाइट पन्ना है, पहली बात है वाइट पन्ना वाला महंगा आता है, ऊपर से इसका फिनिशिंग उससे अच्छा है, ठीक है, एक डायरी रूप में है, किताब टाइप में है, और ये रफ टाइप का कॉपी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेरे को फायदा होगा, उसको नुकसान होगा, तो कोई दो वस्तु का कीमत बराबर नहीं हो सकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही लॉस है, कोई भी दो वस्तु का कीमत क्या हो सकता है? आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो ये इसका फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। आगे बढ़ते हैं, मनी सप्लाई, ध्यान देंगे सभी लोग। एक समय एक देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसी को मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में सरकार को पता रहेगा कि देश में कितनी मुद्राएं हैं? नहीं रहेगा। क्या? बजट डे है। ठीक है, बजट डे है तो अच्छी बात। इकोनॉमिक सर्वे नहीं होगा इस साल, कल नोटिस आया है, सुनिए ध्यान से। तो एक समय में एक देश कुल कितनी मुद्राएं हैं, ये आज मालूम चल जाता है। क्यों? सर आरबीआई जितना नोट जारी करते हैं उसके हिसाब से कि कितना खुदरा जारी किए, कितना नोट जारी किए या क्या जारी किए, ये सारी जानकारी मिलती कि नहीं मिलती है आरबीआई के माध्यम से। लेकिन अगर हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उस समय सरकार को पता था कि इस देश में कितना पैसा है? नहीं मालूम चलता था। मुद्रा की आपूर्ति एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, इसमें समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। जैसे आप देखो, अगर आप मुद्रा को स्टॉक के रूप में अभी रखोगे, जैसे सरकार क्या करती है ना, किसी देश की किसी कंपनी की बात करें, किसी देश में कंपनी है रिलायंस के पास कितनी पैसा है, वो क्या करता है, सब पैसा को स्टॉक में कन्वर्ट कर देता है। तो कहते हो ना कि आज एक कौन है, अंबानी जी आके एक उल्टा पुल्टा भाषण दे दिए कि हम तो चाहवे करते थे सब व्यक्ति को फंसा दे, नेट का लत लगा दें, बाद में लूटेंगे एकदम धड़ के, ऐसे आके बोल दे इसी लाइन में। उसी समय उनका जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक है ना, नीचे गिर जाएगा। शेयर मार्केट में उनका वैल्यू क्या होगा? बस इतना लाइन बोल दे, हम तो चाहवे करते थे कि भारतीय जनता बेवकूफ़ होती, एकदम ऐसी लाइन बोले आके। किया गया है अभी, ये रियलिटी में यही हुआ है। आपको 2016 से पहले इतना लत था इंटरनेट का नहीं था, अब लगा दिया गया है। तो उन्होंने बस ऐसे एक लाइन बोला कि हम तो चाहते ही थे, जैसे विदेश में लोग इंटरनेट का आदी हो चुका है, क्योंकि वहाँ लोग पढ़ा लिखा तो लिमिटेड यूज़ करके अपना काम चला के प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ के लोग प्रोग्रेस नहीं करता है। यहाँ के लोग क्या करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके गाना सुनते रहता है, दिन भर शॉर्ट्स देखते रहेगा, आराम से मस्त बर्बाद करेंगे युवा को, रील देखते रहता है, डांस देखते रहता है, बस यही करते रहेगा और हमको महीने में पैसा देते रहेगा। और जहाँ पर नेट इतना महंगा रखते थे पहले के समय में, पहले के समय में कितना नेट, 250 MB 250 रुपया में, 1 GB 250 रुपया में, ऐसे नेट आता था पहले के समय में, ठीक है, 1 GB 250 रुपया में। और 1 GB रिचार्ज कर लेते थे ना, तो 1 महीना तक चलाते थे उसको, 10 MB में ख़त्म कर देते हैं, 2 MB खत्म हुआ नेट बंद, 3 MB खत्म हुआ नेट बंद, ऐसे। और उस समय लोग इतना बर्बाद नहीं हुए थे। लेकिन जब से आया है इंटरनेट क्रांति नाम का एक खाली चीज़ है, बर्बाद हो गए हैं लोग, बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई से हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं, जितना नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, मतलब बिना मेहनत के आम खाने के सब चक्कर में, याद रखो, बिना मेहनत के आम खाने के चक्कर में। इस चक्कर में क्या हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। आर्थिक क्षति तो हर महीने पहुंच ही रही है, जो कि खाते में फिक्स है कि आपको अब ना चाह के भी इतना लग चुका है कि 2 से 3 हज़ार रुपये हर सालाना खर्चा करना पड़ता है मोबाइल में, जो कि बहुत लिमिटेड था पहले के समय में। अभी भी हो सकता है, लेकिन अब देखो, बाहर कहोगे सर बाहर के देश में तो फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, तो वहाँ के लोग जो है ना आपसे ज़्यादा शिक्षित है, आपके उम्र के जो लोग हैं ना आपसे ज़्यादा कई गुना शिक्षित है, और वो कैसे इस्तेमाल करना है ना वो जानते हैं। और ये जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते रहते हो ना, आपका देन नहीं है, उन्हीं लोग का देन है। और उन लोग आपसे खूब कमा रहे पैसा, दिन रात छाप रहे हैं, क्योंकि रात भर आप मेहनत करोगे 11 12 बजे तक, हम पोर्ट करवा लेते, तुम कुछ भी करवा लो, चलाओगे इंटरनेट ही ना, तो जैसे फ्री में करवा लेते तो ठीक है। उसमें हमने क्या कहा, आप पोर्ट कराओ या कुछ कराओ, सबसे बड़ा चीज़ है आपका समय बर्बाद करवाया जा रहा है।
कुल मिला के। तो इस सिस्टम के माध्यम से होता है, ठीक है। अभी अब बोले ना कि अंबानी जी आके बोल देख ले इतना कि हम तो बचपन से चाहते थे खूब कमाएं, सबसे खूब लूटें, इसलिए जो इंटरनेट सस्ता कर दिए ताकि लोग आदत लगा लें। 6 महीना साल भर फ्री दिए, फिर अभी 5G के नाम पर फ्री दिए ना जी, 5G के नाम पर फ्री, लोग और मोबाइल खरीदने लगे। और जितना मोबाइल ये बालिके किस क्लास में, एक एग्जाम्पल, किस क्लास में बालिके? 8 में, 3rd ईयर, 2nd ईयर। आप किस क्लास में हो? M में पास हो। आप किस क्लास में बालक? ग्रेजुएशन पास हुए हो। मोबाइल कब लिए थे? 18 में। किस क्लास में थे बालक? इंटर पार किए थे। तुम बउआ कब लिए हुए मोबाइल फ़ोन? टाइम 9 बज गया, 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, 2 बजे बंद होना चालू होता है, 3 बजे बंद हो जाता है। अब सुनिए ध्यान समझिएगा, एक निश्चित समय पर इसका मापन होता है। किसका मापन होता है? हाँ, इस समय हमारे बैंक में कुल कितनी मुद्रा है, ये सब RBI के माध्यम से, स्टॉक के माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं। किसके माध्यम से मालूम कर सकते हैं? स्टॉक के माध्यम से मालूम कर सकते हैं। साथ में अगर हम फ्लो की बात करें तो एक समय अवधि में मापन होता है। फ्लो मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना हुआ, ये सब मापन होता है। 1 वर्ष में कितना हुआ, ये हम इसमें मापते हैं, ठीक है। मुद्रा के आपूर्ति के मापन को हम लोग मौद्रिक समुच्चय कहते हैं। देखो, मनी एग्रीगेट किसे कहते हैं? मुद्रा के आपूर्ति के मापन को हम लोग मौद्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक समुच्चय। और भारत में मुद्रा आपूर्ति जो होता है, या मुद्रा का मापन होता है, वो 2 मेथड से होता है। पहला होता है ओल्ड मेथड, दूसरा होता है न्यू मेथड। ओल्ड मेथड जो चला था 77 से 98 तक चला था, और न्यू मेथड जो है 98 से अभी कंटिन्यू चल रहा है, मुद्रा के मापन की वैल्यू, ठीक है। और जो डिपॉजिट की बात करते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं डिपॉजिट से। हाँ, डिपॉजिट 2 तरह की होती है। एक होती है डिमांड डिपॉजिट, जिसको कहते हैं मांग जमाएं। एक होती है टाइम डिपॉजिट। और होती है क्या? ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, डिपॉजिट कितने तरह की होती है? 2। कौन कौन? एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट। अब सुनिए ध्यान से, डिमांड डिपॉजिट में आती है 2 तरह के अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। क्या आती है? एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। अब देखो सर, अकाउंट कितने प्रकार का होता है? अकाउंट में बहुत तरह का अकाउंट होता है। एक और अकाउंट का नाम बताते हैं, डीमेट अकाउंट। क्या होता है? कोई नाम सुने डीमेट अकाउंट का? एनी वन ऑफ यू? आप सुने? और कोई सुने हैं डीमेट अकाउंट का? नॉलेज खोपड़ी में है ना, बुद्धि और ज्ञान को भरो, यही काम देगा। बोल जल्दी से। करंट अकाउंट उसको बोलते हैं। डीमेट अकाउंट का नाम कोई सुना है? जैसे कि अब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदिएगा ना, तो वो जिस अकाउंट में रखा जाएगा ना, उसी को डीमेट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कंपनी का शेयर खरीदिएगा, जैसे हम रिलायंस से खरीद लें, हम किसी कंपनी का तुम शेयर आज खरीद सकते हो, ठीक है। एक समय में मान के चलो 1 रुपया का कोई शेयर था, आज उस शेयर का कीमत मान के चलो कितना हो गया है? 1000 हो गया है। एक समय में तुम्हारे दादाजी अगर कोई शेयर 1 रुपया खरीदे, 1 लाख शेयर खरीद लेते, और उसकी कीमत 1000 हो गया है दादाजी के जाने के बाद, तो तुम तो अभी लखपति हो रहे थे। पहले के समय में शेयर मार्केट था ना, तो कागज़ पर चल रहा था। कैसे चलता था? आजकल ऑनलाइन हो गया है। पहले कागज़ में आता था, आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो अब और फास्ट हो गया है। उस समय में कोई शेयर का दाम 1 से 2 रुपया होगा ना, अभी उसका दाम 1000 रुपया हो चुका है। तो उस समय अगर हम 1000 को शेयर खरीद लिए होते, या मेरे दादाजी, तो आज तो हम लखपति होते, बढ़िया से, एकदम टेंशन फ्री। ऐसा ही चीज़ है शेयर मार्केट, ठीक है। इसमें पैसा बहुत है, लेकिन उसके लिए बुद्धि और ज्ञान चाहिए। वो नहीं कि किताब पढ़ के चल गया, हो गया, ज्ञान आ गया सर, ज्ञान उससे नहीं आती है। ज्ञान आपको जो है ना, ज्ञान प्रैक्टिस से आती है, नॉलेज से आती है, और इन्वेस्ट करने से आती है, लगने से आती है। और हर पैसा वाला व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। इवन बात करते हैं जो सरकारी जॉब में, अभी कौन है, इंदर जी हैं बोलते हो, ये सब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसा है कि नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो व्यक्ति है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसे वाले व्यक्ति ही। आम आदमी नहीं लगा सकता है। क्यों? आम आदमी को प्रॉब्लम ये है कि उसको समझ में पहली बात उसको समझ में आएगा तब नहीं लगाएगा, समझ जाएगा तो आप याद रखना, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम डिपॉजिट में, तो एक होता है FD। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, 7 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 10 साल। जैसे हम उस दिन आपको बताए थे ना कि सबसे ज़्यादा FD पर कौन दे रहा था, अभी करंट अफेयर में पढ़ते हैं,
बजाज 8.85%। अगर तुमको उसको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए तो तुमको 8,500 रुपया ब्याज देगा। और वही अगर तुम छोड़ दो 10 साल के लिए तो और वो बढ़ते चला जाएगा। अब 10 साल में 1 साल में अगर तुमको 8% दिया तो 10 साल में 80% देगा। तो 1 लाख तुम्हारा हो जाएगा कितना, 80% उसका निकालो, 1,80,000 10 साल में होगा। नहीं, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले साल वो 1,08,000 पर ब्याज देगा, अगले साल 1,08,000 पर फिर देगा, 16 पर ब्याज देगा, ना कि 1 लाख पर देगा। चक्रवृद्धि ब्याज चलता है तो आपका पैसा 2.5 लाख प्लस चला जाएगा। आप निकाल लो 8% पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है एक राउंड में। तो इस तरह कैसे चलता है। अब अगर 15 लाख रुपए तुम मार दिए एफडी 10 साल के लिए तो हो सकता है तुमको बाल बच्चा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए पैसा मिल जाएगा, अब प्लस उसका शादी कराने का भी पैसा मिल जाएगा उससे। ऐसा होता है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। ठीक है। अब एक और होता है रेकरिंग। क्या होता है? डिपॉजिट। एक फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? एक बार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रेकरिंग में क्या होता है? आप सोच लिए हो, आपका नाम दीपू है, आप सोच लिए कि हम ना बुलेट लेंगे। बुलेट कितना का देता है? 2 लाख रुपया, 3.5 लाख। मिनिमम कितना में देता है सस्ता वाला? 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। चलिए ओवरऑल 2 लाख वाला लेते हैं। ठीक है। अब इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या कहेगा? आज से हम 4 साल में लेंगे। कितने साल में लेंगे? 4 साल में लेंगे। अभी ये लोन लेना नहीं चाहता है, बोलेगा कि हम लोन लेके ले 4 साल तक भरे, तो सोचता है कि 4 साल बाद लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाएगा आरडी करके। बात नहीं, क्या खोलेगा? आरडी। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है बालिके? रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें इसके अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपये कटेगा। कितना कटेगा? मिनिमम। साल भर में कितना कटेगा? 12,000 रुपया। 4 साल में कितना कटेगा? 48,000 रुपया। नहीं होगा और कटवाइए। मान लीजिए 1 महीने में 5,000 रुपये कटवाया अपने अकाउंट से, तो 5,000 रुपया गुने 12 कितना हुआ? 60,000 रुपया। अच्छे चढ़ के 24, 2,40,000। एकदम हैवी बाइक खरीदोगे। चलिए 4 सालों के बाद 2,40,000 रुपये आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। आपको पता होना चाहिए ना, इंटरेस्ट के साथ आपको 4 साल में, या मिनिमम 5 साल का होता है, वो कितना होता है रेकरिंग डिपॉजिट? 5 साल में। 5 साल में 3 लाख रुपये पर आप जमा किए और 3 लाख पे जो ब्याज मिला ना, वो ब्याज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? वो ब्याज आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे? ब्याज के पैसे से एक स्कूटी भी खरीद लोगे। कहाँ से? क्योंकि 5 साल में शादी भी हो जाएगा ना, एक स्कूटी भी चाहिए ना इसको। कहाँ लाना है स्कूटी? नहीं जाएंगी सब्जी लाने के लिए? पैदल भेजेगा? कहाँ पर जाएगा? साथ जाएगा। देख रहे हो बैंक में आप अगर क्लास में रहो, रेकरिंग डिपॉजिट जमा करते हो। अच्छा मान के चलो मैं टारगेट है कि आज से 3 साल बाद हम बाइक लेंगे, एक स्कूटी लेंगे साथ में, 4 साल बाद या 5 साल बाद। हाँ आपका भी हो जाएगा। आप अपने अकाउंट से डिसाइड करोगे आप कितना पैसा कटवाना चाहते हो हर महीने। अब हर महीना उसमें तुम जमा करते हो 20,000 रुपया, 5,000 रुपया अपने आप कट के चला जाएगा। कहाँ? एफडी नहीं कर रहे हो, रेकरिंग डिपॉजिट। तुम्हारा टारगेट है 3 लाख रुपए जमा करने का 5 साल में। 3 लाख जमा कर दो, 3 लाख तो आपको मिलेगा ही, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब उस इंटरेस्ट से आप एक स्कूटी ले लो, एक बाइक भी ले लो, दोनों चीज़ ले सकते हो। ये ना बोले कि घर बना लो उससे। घर बना हुआ है तब ना, जिसका जो शौक वही ना होगा। पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे होता है। सभी जगह होता है। ठीक है। जितना तरह का बैंक है, 2,10,000 कितना देता है इसमें, दोनों में फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। एक में एक बार दे के भूल जाइए, एक में आपके अकाउंट से रेगुलर वे में कटते रहेगा। तो इस चीज़ों को दिमाग में रखना है। क्या रखना है? आरडी में आपको लोड नहीं रहेगा। अकाउंट से आप 10,000 कमाते हो तब 3 लाख जमा नहीं कर सकते हो ना। आप कहोगे 10,000 कमाते हैं तब 500 को करते हैं। कितना करते हैं? 500 का। तो 500 गुने 12 कितना होता है? 60,000। 12 6,000 ना 5 साल में 30,000। 5 साल में ना, 5 साल में 30,000 जमा हो जाएगा। 30,000 रुपया अचानक इसके पास बिना पता चले रहेगा, बिना पता चले 30,000 प्लस उसका इंटरेस्ट इसके पास अकाउंट में दिखेगा। इसको खुश होगा 5 साल बाद क्या, चलो 30,000 रुपया है मेरे अकाउंट में, सेफ इमरजेंसी सर्विस में वो काम आएगा। टाइम पूरा जाएगा अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको समझ, तुम तो रही साथ में 4 को अकाउंट चलाओगे। एफडी और आरडी दिमाग में बैठ गया। एफडी में कितना समय के लिए होता है? 7 से 10 दिन, 10 साल। और आरडी में 6 महीने से 10 साल। दिमाग में बैठ गया। चलो आगे।
अगला है आपके पास बचत खाता। क्या है? देखिए आमतौर लोग जो गरीब होते हैं या फिर जिनका सैलरी कम होता है या इनकम कम होता है वो करंट अकाउंट नहीं चलाते हैं। उसका रीज़न होता है करंट अकाउंट उन्हीं के लिए है जिनके पास डेली लाखों का ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस टाइप के व्यक्ति हो, पैसा लेफ्ट राइट डेली उनका करना है, डेली बैंक का काम है उनका, डेली। ठीक है, मारूगंज में कोई भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट चलाता होगा? रखता है, अलग से रखता है, लेकिन बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट चलाएगा? नहीं चलाएगा, वो करंट चलाता है। क्या चलाता है? करंट चलाता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि करंट अकाउंट में वो पैसा को इधर उधर आसानी से ट्रांसफ़र करा सकता है और इसका उद्देश्य होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, कुछ समय के लिए बचत करना। जैसे आपके पास मान लो कि आप कर्ज लिए किसी से, ठीक है, किसी काम के लिए, अब उस पैसे का उस समय इस्तेमाल नहीं करना है, तुमको 6 महीने बाद उसका इस्तेमाल करना है। तो 6 महीने तक अपना तुम भर के हट गए, अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, लेकिन अकाउंट में रखने से वो पैसा पर तुमको ब्याज मिला। क्या मिला? जैसे हमने क्या कहा, आपने 1 लाख रुपया कर्ज लिया, आपको घर में नल लगवाना है, क्या लगवाना है? बोरिंग का, और बिजली लगवाना है। एग्जाम्पल, नल और बोरिंग लगवाना है, 1 लाख रुपये आपको लगने वाला है, 1 लाख रुपये कर्ज ले लिए, 1,27,000 भरना है। आप साल भर से भरते आ रहे हो, साल भर बाद या 6 महीने बाद उस पैसा के बैंक से या निकाले तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल चुका बैंक से, कितना? लगभग 7,500 रुपया। तो आपको एक्चुअली में भरना कितना पड़ेगा? 20,000 का ही ना एक्स्ट्रा लॉस जाएगा लोन लेने पर बैंक में रखने से। बोलिए। सेविंग अकाउंट रहेगा, जैसे रोज पैसा रखने निकालने तो उससे दिक्कत आपको कुछ नहीं है। ठीक है, उससे दिक्कत कुछ नहीं है। हम भी सेविंग अकाउंट चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें पैसा कुछ समय के लिए रखते हैं ना तो उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? और नहीं रखेंगे, बार बार निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पेटीएम में एफडी हम उसका आपको लाइव दिखा देंगे इसको, इस क्लास के बाद। हम नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगा। हम एफडी का आपको दिखा सकते हैं तुरंत 10 सेकेंड में। पहले क्लास ले लेते हैं, उसके बाद सेविंग में आपको पासबुक की सुविधा मिलती है, करंट में भी मिलती है, लेकिन करंट में आप कितना जाके डेली अपडेट करोगे? डेली दिन भर में आपका 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है, 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या? हाँ, फाइल जैसा रहता है। अब सेविंग में आपको ओवरड्राफ्ट मिलता है? नहीं मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जिसको ओडी कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओडी कहते हैं। जैसे देखो, बैंक में आप अब वैल्यूएबल कस्टमर हो गए ना, यानी बैंक से आप डेली लाखों का ट्रांजैक्शन करोगे तो बैंक आपको वैल्यूएबल कस्टमर मानेगी, और जब वैल्यूएबल कस्टमर मानेगी तो आपको क्या कहेगी? ओडी देगी। क्या देगी? ओडी, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है ना एक लिमिट तक, तो उतना पैसा आप निकाल सकते हो अकाउंट से। बाद में जब पैसे डालोगे ना तो वो पैसा कट जाएगा। जैसे आप बैंक से डेली 10 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक के लिए आप क्या कस्टमर हो गए? वैल्यूएबल कस्टमर हो गए। आप छोड़ के चले जाओगे बैंक को दूसरा बैंक में, तो बुरा लगेगा ना उसको। तो बैंक क्या करेगी? आपको ओडी देगी। क्या देगी? कहेगी आपको 5 लाख का ओडी देंगे। कितना का? 5 लाख का। तो किसको देती है? करंट अकाउंट वाले को। सेविंग वाले को देती है? नहीं देती है। बहुत फायदा करंट में, लेकिन उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। तो ओडी आपको दी। क्रेडिट कार्ड देगी आपको। हाँ, तो उनको लोन भी तुरंत मिल जाएगा। अब ओडी में क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में जानता है बैंक की, इसका तो डेली का यही काम है, 5 लाख रुपए दे दिया। अब 5 लाख रुपए तब तक उस अकाउंट में रहेगा जब तक उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, लेकिन एक लिमिट टाइम के बाद कहेगा कि आप ओडी पे खर्चा कर दिए पैसा, तो आप 5 दिन बाद पैसा भर दीजिए, 10 दिन बाद पैसा भर दीजिए। नहीं भरिएगा तब आपको टैक्स देना होगा। अगर भर देते हैं तो बिजनेसमैन है ना, उसको डेली ट्रांजैक्शन होते रहता है, तो वो क्या करेगा? अगला दिन ओडी से, जैसे आज रात को 12 बजे फ़ोन किया वो चाइना से कि हाँ चाइनीज़ पिचकारी आ रहा है, होली का माल रेडी है, पैसा भेजिए। पैसा तो नहीं मेरे अकाउंट में, तो हम बैंक से ओडी इसको करके भेज देंगे। क्या कर देंगे? 5 लाख रुपये तुरंत। उसके लिए हमको बैंक को कागज़ पत्र नहीं देना है कि हमको लोन चाहिए, वो ऑलरेडी पास है, बस हमको जाकर ओके दबाना एटीएम में, ओडी, और पैसा निकल जाएगा 5 लाख रुपये। एक एग्जांपल। या फिर हम कर सकते हैं डायरेक्ट इसके अकाउंट में, फिर तब से मेरे पास इंटरेस्ट चलना चालू होगा। और अगला दिन जैसे जैसे माल आएगा हम जाके रिटेल में बेचेंगे, 2 दिन में पैसा ओडी का भी भरा जाएगा। तो बैंक भी खुश, काम भी हो गया और मेरा भी काम हो गया। ये सुविधा आपको मिलेगी सेविंग अकाउंट में? नहीं मिलेगी। क्रेडिट कार्ड मिलता है करंट अकाउंट वाले को। पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जो बिजनेसमैन होता है ना उसको मिलता है, या फिर बैंक के जो वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं, जो समय पे लोन लेते हैं, समय पे चुका देते हैं, उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है। हाथ नीचे, सोफा पर नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट वाले बोलते हैं। और बैंक के लिए वो क्रेडिट होते हैं, और क्रेडिट वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। सेविंग वाले को कुछ फैसिलिटी नहीं है। याद रखिए, आप सिर्फ एफडी में फैसिलिटी कर सकते हो, आपसे पैसा सिर्फ जमा करवाया जाएगा, क्योंकि आप उनके पास पैसा रख के छोड़ दिए हो। आपको सेविंग अकाउंट वगैरह खोलने के बाद नहीं देगा। बहुत मुश्किल है कि आपको ओडी और बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड दे देगा, लेकिन ओडी नहीं देगा।
बहुत ज़्यादा। अब वो उतना वैल्यूबल कस्टमर बनिए, 20 साल 25 साल से अकाउंट खुलवाइए, पैसा अच्छा खासा रखिए, इवन आपको लोन पास नहीं करेगा तुरंत। लेकिन करंट अकाउंट वाला जो बिजनेसमैन है ना, उनको बोला आके कहता है लोन लीजिए ना, मन नहीं लग रहा है, दिल लीजिए ना, साइन करिए ना, चाय पिलाते हैं। ऐसे बैंक में आएगा ना 10 लाख रुपये जमा करने के लिए, हाँ सीधे मैनेजर केबिन में बैठता है। तो वही होता है करंट अकाउंट वाला। सेविंग अकाउंट वाले को बुलाता है लाइन में लगो, सेविंग अकाउंट वाला क्या बोलता है, लाइन में लगो, पीछे जा पीछे। अब कोर बैंकिंग वाला को तो पता ही थे, कोर बैंकिंग बताते ना, वैसा ही होता है कुछ। अब देखो कुछ समय के लिए जमा राशि से अतिरिक्त निकालना एक प्रकार का ऋण है। क्या है? अब जमा राशि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कुछ समय के लिए बैंक से पैसा एक्स्ट्रा निकालना। जैसे मेरे बैंक में 1 लाख रुपये हम 1.5 लाख नहीं निकाल सकते हैं, किससे? ओडी की फैसिलिटी रहेगी तो निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकालेंगे, याद रहेगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें कंपनी फर्म आमतौर पर पैसा लगाते हैं। कौन लगाते हैं? कंपनी और फर्म आमतौर पर पैसा लगाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना, यानी बिजनेस करने के व्यू से ये पैसा लगाया जाता है। इसमें ब्याज मिलता है? नहीं, आपका 1 रुपया भी ब्याज नहीं मिलेगा। आपका पैसा आज आया कल चला गया, ब्याज देगा बैंक। और से 10 साल में अगर बात करिए या 1 साल में करोड़ों रुपये आप ट्रांसफर कर दिए इधर से उधर। बस वो मीडियम का काम करती है। क्या करती है? मीडियम का। इसमें पासबुक की सुविधा नहीं होती करंट अकाउंट में। क्या नहीं होती है? क्योंकि देखो करंट अकाउंट में आपका क्या है, आज पैसा आया तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन सेविंग में क्या होता है, आज आप जमा करे हो ना, तो 6 महीना बाद भी देखोगे। हम जाके आज 2 साल बाद अकाउंट पासबुक अपडेट किए SBI में, 2 साल बाद, 2 साल में 5, 6, 7, 8 पन्ना में जाके अपडेट हुआ है। लेकिन करंट अकाउंट वाला अगर अपडेट करना चालू करे अपना वो चीज़, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा कि देखो दिन में तो 1000 को ट्रांजेक्शन कर देता है वो लोग, करंट अकाउंट वाला इधर उधर पैसा ट्रांसफर आया गया होते रहेगा। तो उस तरीके से अगर पासबुक उसको मिले तो दिन भर में लगता है कि डेली 2 पासबुक भर देगा, तो बैंक उतना उसको नहीं फैसिलिटी देती है, उसको अलग सुविधा मिलता है। तो उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। क्या होती है? ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट, क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट ऐसे पैसे जो हम वहाँ पे जमा करते हैं, न्यूनतम 7 दिन, मैक्सिमम 10 वर्ष, ठीक है, आप उसमें जमा करते हैं। ये समझा चुके हैं। आरडी की बात करें, जो आपको एक निश्चित अंतराल पे जमा करना है। टारगेट होता है कि आप टारगेट आप जानो क्या है, आप 5 साल में कितना जमा करना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपना आरडी खुलवा लो। 100 रुपये महीने खुलवा सकते हो मिनिमम, हमने बोला 500 का भी खुलवा सकते हो, ठीक है। तो उसमें मिनिमम 6 महीने चलाना होगा, मैक्सिमम 10 साल, ठीक है। आप 5 साल भी चला सकते हो, आप 1 साल भी चला सकते हो। लेकिन बैंक क्या बोलती है कि 5 साल तक खोलिए, थोड़ा आपको भी फ़ायदा हो, थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो। आप हम ही को अगर तुम सब लोग आज से 500 रुपये जमा करते हो, एक एग्जाम्पल, या 1000 रुपया, तो साल भर में हम 12,000 जमा करोगे। अब 12,000 जमा करने के बाद सब लोग जमा करोगे, 1 लाख रुपया तो ऐसे ही हो जाएगा राउंड फिगर में, 1,20,000 रुपये जो हो जाए। अब 5 साल जमा करोगे, उतना पैसा मेरे पास FD हो गया। हम क्या करेंगे, तुम्हारा पैसा कहीं और FD मारेंगे। बैंक यही नहीं करती, आप FD मारते हो बैंक के पास, वो बैंक में रखा रहता है तिजोरी में, वो पैसा कहीं और जाके जमा हो गया। अब बैंक उससे कमाए या बैंक उस पैसा को लोन में दे दी, उससे इंटरेस्ट कमाए, तो आप हमको दोगे तो हम रख ले रहेंगे कि हम भी कहीं पर दे देंगे, और उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, फिर आपको भी दे देंगे इंटरेस्ट के साथ, हम भी कमा लेंगे। तो बैंक यही ना काम करता है। तो आप याद रखिएगा, आरडी कितने समय के लिए होता है? न्यूनतम 6 महीना, मैक्सिमम 10 साल। NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, निवल शुद्ध मांग और शताब्दी के बारे में बताता है। मनी एग्रीगेटर होते हैं, 2 तरह के होते हैं। हमने बोला था मनी का जो ट्रांसफ़र होता है, समुच्चय होता है, वो 2 विधि से होता है, ओल्ड और न्यू। अभी जो यही MM आ रहा है ना, अभी जो दिख रहा है, यही एग्जाम में इसे सवाल पूछता है, और MM वाला व्यक्ति में लोग फंसते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे MM क्या होता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए।